नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने सैन्य परिवारों को सौगात दी, साथ ही सैन्य परिवारों के हाउस टैक्स से जुड़े मसले पर भी अपना रुख स्पष्ट किया है। आज शहर भर में विजय दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। देहरादून में भी एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की थी। कई संगठनों ने शहीदों को यहां पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान आयोजित सम्मान समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सैन्य परिवारों को उत्तराखंड रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की बड़ी सौगात दी है। तो सीएम धामी ने आज शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है विजय दिवस पर। साथ ही जो सैन्य परिवार हैं उत्तराखंड में, उनको रोडवेज में मुफ्त यात्रा की बड़ी सौगात दी है। बता दें, आज विजय दिवस है और इसी के अवसर पर देहरादून के कई जगहों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। शहीद स्मारक पर शहीदों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया था देहरादून में, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की है और इस दौरान उन्होंने सैन्य परिवारों को बड़ी सौगात दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ अभय कैंतुरा जुड़े हुए हैं। अभय, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजय दिवस पर शहीद स्मारक पर जो श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी शहीदों के लिए, उसमें शिरकत की थी। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज विजय दिवस के उपलक्ष्य पर राज्य के जो शहीदों के परिजन हैं उनको सम्मानित करने का काम यहाँ पर किया। मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसे परिजनों को जो शहीद के परिजन हैं और राज्य के जो रिटायर्ड फौजी हैं उन सभी को एक आश्वस्त, एक भरोसा देने का काम यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है कि राज्य की जो सरकार है वो उनके साथ खड़ी है। उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार काम करेगी और राज्य में सरकार की तरफ से ऐसी विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिनका लाभ शहीद के ये कह सकते हैं कि जो शहीद या रिटायर्ड फौजी हैं उनके परिजनों के द्वारा लिया जा रहा है। राज्य सरकार की कोशिश यही है कि ऐसे शहीदों के परिजनों को यहाँ पर पूरा सम्मान यहाँ पर दिया जाए। जो गैलेंट्री विजेता जो शहीद रहे हैं उनको भी यहाँ पर उनकी जो राशि थी उस राशि को बढ़ाने का काम राज्य सरकार की तरफ से किया गया और एक भरोसा देने का काम सरकार की तरफ से किया गया है कि राज्य की कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी चीज जो शहीदों के लिए जरूरत है जिसकी, उसको देने के लिए सरकार कभी भी पीछे नहीं हटेगी। सरकार उनको देने का काम यहाँ पर करेगी। पूर्व में कह सकते हैं कि जो राज्य सरकार घोषणाएं जो गारंटी विजेताओं के जो धनराशि थी उसको बढ़ाने की थी, अब ये कह सकते हैं कि जो शहीद के जो परिजन होंगे वो राज्य की जो रोडवेज की जो बसें हैं उन बसों में फ्री सफर यहाँ पर कर पाएंगे और ये सम्मान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है ताकि उत्तराखंड राज्य में इस परंपरा का निर्वहन होता रहे और जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो पीढ़ियां तो सब चीजों से प्रेरणा ले सके। देशभक्ति का जो जज्बा उत्तराखंड के युवाओं में वो जज्बा कम ना हो सके। बिल्कुल अभय, देशभक्ति का जो जज्बा है वो युवाओं में बना रहे, इसके लिए सरकार हमेशा प्रयासरत रहती है और वो दिखाई भी देता है जमीनी स्तर पर। आज जिस तरीके से सीएम धामी ने जो सैन्य परिवारों हैं उनको रोडवेज की मुफ्त यात्रा की जो सुविधा दी है, उसके अलावा उन्होंने यहाँ पर आज एक जो सैन्य परिवारों के हाउस टैक्स का जो मुद्दा है, समय समय पर हाउस टैक्स में छूट की मांग करते रहते हैं जो परिवार, उन पर भी सीएम धामी ने अपना रुख स्पष्ट किया है। तो क्या कुछ उनकी तरफ से इसको लेकर कहा गया कि हाउस टैक्स में क्या छूट दी जाएगी या फिर जो यथावत है स्थिति वैसी रहेगी? क्या कुछ रहा इसको लेकर? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो शहीद परिजनों की जो ये समस्या है, इन समस्याओं पर मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर निर्देशित किया जा चुका है और नगर निगम जो प्रशासन है वो इन सब चीजों को लेकर अपना काम यहाँ पर करेगा। विधि सम्मत जो भी राय होगी उस राय को अपनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी कहा जा सकता है कि इस दिशा में कोई बड़ी राहत उनकी तरफ से अभी सरकार की तरफ से ऐसे परिवारों को यहाँ पर नहीं दी गई है, बल्कि निगम प्रशासन उन सब चीजों को यहाँ पर उस पर अपनी वित्तीय जो समिति है उनके यहाँ पर उनके साथ मंथन यहाँ पर कर रहा है। सभी कानूनी राय लेने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और निकट भविष्य में सरकार की तरफ से उनको भी कोई बड़ी राहत यहाँ पर दी जा सकती है। जी बिल्कुल अभय, बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे अगली खबर पर। तो सीएम धामी ने शहीदों के परिवारों को आज सम्मानित किया है, शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, साथ ही सैन्य परिवारों के लिए रोडवेज में मुफ्त यात्रा की एक बड़ी सौगात दी है।
वहीं देहरादून के थाना प्रेमनगर क्षेत्र के वीर सिंह माधव भंडारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड रूम में आज सुबह भीषण आग लग गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं वीर माधव सिंह विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड रूम की है, जहां पर भीषण आग लग गई। आज सुबह आग लगने से यूनिवर्सिटी के स्टाफ में उस समय हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस अमला मौके पर पहुंचा है। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग पर किसी तरह मुश्किल से काबू पाया गया, लेकिन तब तक रिकॉर्ड रूम में जो दस्तावेज रखे थे अहम वो जलकर राख हो गए हैं। पुलिस आग लगने के कारणों का फिलहाल जांच कर रही है। आग लगने से कुल सचिव के कार्यालय और रिकॉर्ड रूम में रखे कई अहम दस्तावेज जलकर राख हो गए। जी हाँ, इस आग के कारण जो कुल सचिव के कार्यालय और रिकॉर्ड रूम में जो कई अहम दस्तावेज रखे हुए थे वो जलकर राख हो गए हैं। आग लगने का कारण फिलहाल पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन प्रथम दृष्टया से यही कहा जा रहा है कि आग लगने का जो कारण है वो शॉर्ट सर्किट रहा होगा। तो वीर माधव सिंह विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड रूम में भीषण आग लग गई आज सुबह और कई अहम दस्तावेज जो कार्यालय के थे वो जलकर इसमें राख हो गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ अभय कैंतुरा जुड़े हुए हैं। अभय, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, देहरादून में वीर सिंह माधव विश्वविद्यालय जो है वहां के रिकॉर्ड रूम में अचानक आग लग गई है और बताया जा रहा है कि वहां पर जो दस्तावेज रखे हुए थे, कई अहम दस्तावेज, वो इस आग में जलकर राख हो गए हैं। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि वीर माधव सिंह उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का जो रिकॉर्ड रूम था वहां पर आज सुबह अचानक से आग लगने की सूचना वहां पर मिली, जिसके बाद पूरे ये कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय परिसर में तकनीकी विश्वविद्यालय में एक हड़कंप सा वहां पर मच गया। स्थानीय जो पुलिस थी उसकी तरफ से वहां फायर ब्रिगेड को बुलाने का काम किया गया, लेकिन जब तक ये सब चीजें संतुलित हो पाती, फायर ब्रिगेड आग पर काबू पा लेती, तब तक कई अहम दस्तावेज वहां पर जलकर राख हो चुके थे। ये कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपने स्तर पर उन सब चीजों की जांच अवश्य यहाँ पर कर रहा है, ताकि किसी भी प्रकार से जो नुकसान है या नुकसान के जो कारण रहे हैं उन सब कारणों का पता यहाँ पर किया जा सके। लेकिन जिस प्रकार से आग वहां पर लगी है और रिकॉर्ड रूम से कौन कौन से दस्तावेज जले हैं ये आने वाले दिनों में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इस आग की वजह से कई ऐसे अहम दस्तावेज जलकर यहाँ पर राख हो चुके हैं जो सरकार के लिए भी, विभाग के लिए भी कई महत्वपूर्ण समझे जा सकते थे। कई उसमें ऐसे आदेश थे। इसके अलावा एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आग लगी है उसके पीछे किसी और का कोई मंशा यहाँ पर तो नहीं थी। उन सब चीजों की भी जांच यहाँ पर की जाएगी, तो स्थानीय पुलिस उन सब चीजों की जांच यहाँ पर करेगी। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कह सकते हैं कि उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए बड़ा नुकसान इसे समझा जा सकता है कि रिकॉर्ड रूम में जो आग लगी है और उसकी वजह से जो अहम दस्तावेज जलकर राख हो चुके हैं। जी बिल्कुल अभय, तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ा झटका ही है कि रिकॉर्ड रूम में आग लगी है और कई अहम दस्तावेज यहां पर जल गए हैं। वो दस्तावेज शायद वापस रिकवर करना मुश्किल होगा विभाग के लिए, लेकिन यहां पर लापरवाही किसकी सामने निकल कर आ रही है? आखिर किन कारणों से रिकॉर्ड रूम में अचानक से आग लगी है? चलो उन सब चीजों को लेकर एक कह सकते हैं कि जांच के आदेश यहाँ पर विभागीय स्तर पर दे दिए गए हैं और स्थानीय जो पुलिस होगी उन सब चीजों की जांच यहाँ पर करेगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है जिस प्रकार से यहाँ पर यह आग लगी है और सुबह के समय इस आग का लगना इस बात का प्रमाण है कि कोई छेड़छाड़ जरूर वहां पर की गई थी, जिसकी आशंका वहां पर जताई जा रही है। लेकिन ये सब चीजें जांच का विषय है, जांच में इन सब चीजों को स्पष्ट अभय, जिस समय ये आग लगी उस समय वहां पर कोई मौजूद नहीं था, कोई गार्ड वगैरह, क्योंकि जिस आग पर अगर समय रहते काबू पाया जाता तो ये जो दस्तावेज अहम जले हैं इनको शायद बचाया जा सकता था। चलो ये एक जांच का विषय है, क्योंकि सबसे पहले ये कि जो प्रशासनिक भवन की जो इमारत है उस इमारत के बाहर सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी अवश्य वहां पर लगाई जाती है, जिसकी वहां पर तैनाती होनी चाहिए थी। लेकिन सुबह के समय वो सब चीजें वहां पर देखने को नहीं मिली। स्थानीय लोगों की तरफ से इस बात की सूचना वहां पर जरूर पुलिस को दे दी गई थी कि जो तकनीकी भवन की जो इमारत है उसमें आग की लपटें उठ रही है, वहां पर धुआं जलने की बात उनके द्वारा बताई गई थी। जिसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची थी और उन्होंने आग को लेकर फायर ब्रिगेड को बुलाने का काम वहां पर किया गया था। लेकिन जैसे ही आग वहां पर रिकॉर्ड रूम के आसपास देखने को मिली तो उसके बाद ये कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय का जो प्रशासन था उस पर ज्यादा हड़कंप वहां पर देखने को मिला था, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला हो सकता है कि रिकॉर्ड रूम के आसपास का ही आग लगना, रिकॉर्ड रूम में दस्तावेजों का जलकर राख हो जाना, ये सबसे बड़ा
जांच का विषय यहाँ पर रहेगा कि किसकी वजह से ये आग यहाँ पर लगी थी और कौन इसका दोषी यहाँ पर पाया जाता है। जी अभय, देखना होगा, जांच का इंतजार करना होगा और तभी सामने आ पाएगा कि कौन इस आग का दोषी है, किसकी लापरवाही के चलते यहाँ पर आग लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय इस अपडेट के लिए आपका। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, इस तरीके का बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है, केंद्र का सहयोग राज्य को भरपूर मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरा दशक उत्तराखंड राज्य का दशक होने की बात कह रहे हैं और राज्य सरकार भी यही चाहती है और इसी कोशिश के लिए वो लगातार काम कर रही है कि देश के श्रेष्ठ राज्यों में उत्तराखंड राज्य का नाम शुमार किया जा सके। सीएम ने कहा, विपक्ष अगर उत्तराखंड राज्य को अभी भी प्राइमरी स्टेज का मान रहा है तो ये उनकी छोटी सोच को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि उनकी सोच कितनी छोटी है कि उत्तराखंड राज्य को वो अभी भी प्राइमरी स्टेज पर मान रहे हैं, विकास के मानक पर, जबकि सरकार की मंशा राज्य में समुचित विकास करने की है और राज्य सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड की अपार संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उत्तराखंड के अंदर अपार संभावनाएं हैं और हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है कि हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में ले जाना चाहते हैं। उसकी हम उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और कंपनी की भी सलाह लेंगे, उनको भी ला रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम सबको अपनी सोच को बड़ा करना होगा और उत्तराखंड को इस प्रकार से कहना कि प्राइमरी के स्कूल जैसा उसकी संज्ञा देना या बहुत नीचे आंकना, ये कहीं न कहीं उनकी सोच को दर्शाता है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख करते हैं। हरिद्वार में एसएसपी को एक मुखबिर की सूचना पर बड़ी जानकारी मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते हुए यूपी उत्तराखंड के 27 व्यापारियों से सामग्री और लाखों की नकदी बरामद की गई है। एसएसपी हरिद्वार अजित सिंह को मिली लीड पर क्षेत्र में होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट की चेकिंग के निर्देश दिए गए। निर्देशों का पालन करते हुए रुड़की पुलिस ने सीओ पल्लवी त्यागी के पर्यवेक्षण में कोतवाली रुड़की पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र में पड़ने वाले होटल, रेस्टोरेंट में छापेमारी की, जिसमें दिल्ली रोड मोहनपुरा मोहम्मदपुर में स्थित होटल ऑल सीजन में ताश के पत्तों से हार जीत की बाजी लगाकर अलग अलग फड़ लगाकर जुआ खेलते हुए 27 व्यक्तियों को नकदी और ताश की गड्डियों के साथ दबोचा गया है। तो हरिद्वार से एसएसपी को मिली जानकारी पर बड़ी कार्रवाई की है पुलिस ने। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और 27 जुआरियों को पुलिस ने धर दबोचा है। पैसे के सामान जब्त किए हैं, इनके पास से भारी मात्रा में नकदी भी बरामद की गई है। सचिवालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जो भी भर्तियां हुई थी उनमें जहां जहां जो भी कमियां आई हैं उन पर तत्काल कार्रवाई हुई है, कठोर कार्रवाई हुई है। भविष्य में गलतियां ना हो इसलिए हम ठोस रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं, उसके लिए उपाय किए जा रहे हैं। तो मीडिया से आज सीएम धामी मुखातिब हुए हैं, जहां पर उन्होंने जो बैकडोर भर्ती के मामले पर बोला है कि जहां जहां भी भर्तियों में जो जो कमियां नजर आई हैं उन पर तत्काल और ठोस कार्रवाई की गई है, जो भी दोषी पाया गया है इनमें, और भविष्य में भी ऐसी गलती ना हो इसके लिए सरकार प्रयासरत है। रणनीति पर जो ठोस रणनीति बनाई जा रही है उस पर काम किया जा रहा है। सभी जो हमारे ऐसे तीर्थ स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, जो हमारे पंच प्रयाग हैं, उन सभी स्थानों पर ये हो, चूँकि उत्तरायण एक बहुत बड़ा हमारा महापर्व है और जहां हम उत्तराखंड के अंदर इसको अलग अलग रंग से, कहीं उत्तरायणी के नाम से, मकर संक्रांति के नाम से, लोहड़ी के नाम से, कहीं पोंगल के नाम से, देश में हर जगह मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर इसका विशेष महत्व है उत्तरायण का, तो इसलिए निश्चित रूप से ये हमारी संस्कृति का भी अहम हिस्सा है, तो ये आगे जाना चाहिए, इसको हम लोग पूरे धूमधाम से मनाएंगे। सभी जो हमारे ऐसे तीर्थ स्थल हैं, धार्मिक स्थल।
वहीं मसूरी कार्निवल की तैयारियां जोरों पर है। एसडीएम मसूरी शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगा, जिसका शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस बार मसूरी विंटर कार्निवाल में कई खास कार्यक्रमों को जगह दी गई है, जिसमें उत्तराखंड का पर्यटन का विकास तेजी से हो। तो मसूरी विंटर कार्निवाल की तैयारियां जोरों पर है। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस कार्निवाल के दौरान आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, जिसका क्रियान्वयन यहां पर होना है। मसूरी विंटर कार्निवाल का जो आयोजन है वो 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगा, जिसका शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और इस बार मसूरी विंटर कार्निवाल में कई खास कार्यक्रमों को जगह दी जाएगी, जिससे उत्तराखंड का पर्यटन का विकास तेजी से हो सके। तैयारियां हैं। अब कार्निवल हमारे संज्ञान में हम जो है वैसे तो 24-25 तारीख से जब से भी कार्निवल स्टार्ट होना होगा, लेकिन हम लोगों की जो तैयारियां हैं वो 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर ट्रैफिक प्लान होगा, प्रॉपर पार्किंग प्लान होगा, जो समय आने पर आप लोगों को अवगत करा देंगे। फोर्स की तो बहुत कमी है। नहीं, फोर्स की कम, हमारे पास फोर्स मौजूद है। अभी मसूरी में तो फोर्स का बहुत तो लगभग रहता ही है, लेकिन सीजन के टाइम पर हमें फोर्स अतिरिक्त प्रदान किया जाता है। हमें जो है पुलिस लाइन से एक्स्ट्रा फोर्स मिलता है और हम उस फोर्स को यूटिलाइज करेंगे। लोक संगीत में नरेंद्र सिंह नेगी जी और प्रीतम भरतवाण जी और आपका मीना राणा जी, ये सब लोग आ रहे हैं। संगीता ढोंडियाल, ये सब ग्रुप आ रहे हैं। और उसमें पंजाबी भी एक मान है, उनको भी हमने इसमें स्थान दिया है। और इसमें नेपाली फोक भी है, उसमें गोरखाली सुधार सभा की ओर से वो प्रस्तुति दी जाएगी। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बॉलीवुड से जो है कुछ बड़े कलाकार फाइनल हुए हैं और वो भी आएंगे इसमें। और क्या क्या खास रहने वाला है सर? खास इसमें अब की बार जो हमने स्पोर्ट्स को, उसमें कबड्डी, कैरम और हाफ मैराथन को शामिल किया है। लोक संगीत। वहीं कोटद्वार में दुगड्डा के थनी नाम बाजार में सुबह 5 बजे खाली पड़े घर में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके कारण क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। गांव वालों ने आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की और फिर कहीं जाकर किसी तरह घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। गांव वालों ने आग लगने की घटना प्रशासन को भी दी। उसके बाद दमकल के सूचना देने के बाद दमकल की गाड़ी जो है लगभग आधा घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची। दमकल की गाड़ी और गांव वालों की मदद से भीषण आग पर काबू पाया गया, वरना कोई बड़ी घटना घट सकती थी। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, किसी को जान माल का यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन घर में रखा सामान जो था वो जलकर खाक हो गया है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये खाली पड़ा हुआ मकान था जिसमें अचानक आग लगी है और वहीं आग लगने से अफरा तफरी का माहौल मौके पर बन गया, जिसके कारण लोगों में दहशत हुई और गांव वालों ने किसी तरह दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि ये घर खाली पड़ा हुआ था जिसमें अचानक आग लगी है। वहीं चमोली में दिसंबर महीने में ठंड ने दस्तक दी है। जोशीमठ में जगह जगह पाला पड़ने लगा है। बढ़ती ठंड को देखते हुए नगर पालिका ने अलाव की व्यवस्था शुरू कर दी है। जोशीमठ मुख्य बाजार में पालिका द्वारा अलाव जलाना शुरू कर दिया गया है। सोमवार को पालिका की तरफ से जोशीमठ के 3 स्थानों पर अलाव जलाया गया। इसके लिए उप जिलाधिकारी के निर्देश पर गौचर से 60 टन लकड़ी मंगाई गई है। तो चमोली में ठंड ने दस्तक दे दी है। जोशीमठ में अभी से पाला पड़ना शुरू हो गया है, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से नगर पालिका ने व्यवस्था की है। कई जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है, जिससे कि जो गरीब और मजदूर लोग हैं, फुटपाथ पर रहने वाले, उनको ठंड का सामना ज्यादा न करना पड़े, उनको थोड़ी राहत मिल सके। इसके लिए नगर पालिका ने ये व्यवस्था की है जगह जगह पर अलाव की। तो चमोली में दिसंबर महीने से ही ठंड पड़नी शुरू हो गई है। जोशीमठ की बात की जाए तो अभी से ही पाला पड़ने लगा है। ठंड के चलते लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। ठिठुरन के कारण लोग घरों से निकलना कम पसंद कर रहे हैं। वहीं बढ़ती ठंड को देखते हुए नगर पालिका ने भी अलाव की व्यवस्था शुरू कर दी है। कई जगह पर, कई मुख्य मार्ग पर, बाजारों में, चौराहों पर पालिका द्वारा अलाव जलाना शुरू किया गया है, जिससे कि लोगों को थोड़ी राहत मिले। तो चमोली में ठंड ने दस्तक दे दी है। जोशीमठ में पाला पड़ने लगा है। नगर पालिका ने इसके लिए एक व्यवस्था की है और
कई जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है। तो नगर पालिका ने अलाव की व्यवस्था की है। चमोली में ठंड पड़ना शुरू हो गई है और जोशीमठ की बात की जाए तो वहां पर भी पाला पड़ना शुरू हो गया है और जिसके चलते नगर पालिका ने भी लोगों को राहत देने के लिए अलाव की व्यवस्था की है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे संवाददाता सोनू उनियाल जुड़े हुए हैं। सोनू, चमोली में ठंड ने दस्तक दे दी है। नगर पालिका ने जगह जगह अलाव की व्यवस्था की है जिससे लोगों को थोड़ी सर्दी से राहत मिल सके। क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से दिसंबर माह शुरू होते ही जो सर्दी का मौसम सितम जो ढाता है, लेकिन हालांकि इस बार बारिश नहीं हुई है जिस कारण ज्यादा ठंड नहीं है। हालांकि जो पाला है वो जगह जगह कहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो नगर पालिका है उन्होंने ठंड से बचने के लिए जरूर अलाव की व्यवस्था कर दी है, जिससे कि जो लोग जो राहगीर हैं, जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं, उनको ठंड से न जूझना पड़े, उसके लिए जो पालिका है उन्होंने अलाव की व्यवस्था की है। जी सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।